एम्स्टरडैम के बाद ऑस्ट्रेलिया में इस्राएली नागरिकों पर बड़ा हमला हुआ है। कहां हुआ है ये हमला, क्यों हुआ है, आपको पूरी जानकारी इस हमले की दूंगी। हमास और इस्राएल के बीच सीजफायर का नया प्रस्ताव आया है दोस्तों, क्या है इसमें ये भी आगे बताऊंगी, और क्या हमास को ये प्रस्ताव मंजूर होगा इस पर भी बात करेंगे। फिलिस्तीन में हमले के पीछे इस्राएल की कौन सी बड़ी साजिश है जिसका पर्दाफाश हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सीरिया में युद्ध के 10वें दिन किस तरह के हालात हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों तमाम खबरें हैं जिस पर डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे, तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, आपका शुक्रिया करना भी चाहती हूं दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को लाइक करते हैं, जो लाइक करते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूं, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज वीडियो को देखने के साथ ही लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर भी कर दिया करिए, और लगे हाथ कमेंट बॉक्स में आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। एम्स्टरडैम के बाद ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस्राएली नागरिकों के खिलाफ बड़ा हमला। यहूदी प्रार्थना स्थल में 2 नकाबपोश बदमाशों ने लगाई आग। हमले के बाद प्रार्थना स्थल में मची अफरा तफरी। हमास और इस्राएल के बीच गजा में 60 दिनों के लिए सीजफायर का प्रस्ताव। इस्राएल प्रस्ताव पर चर्चा को राजी, हमास के जवाब का इंतजार। फिलिस्तीन में हमले के बीच इस्राएली साजिश का खुलासा। इस्राएली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राएली नागरिकों को बसाने की तैयारी। न्यूयॉर्क में इस्राएल के पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ नारेबाजी। फिलिस्तीनी समर्थक शख्स ने गैलेंट पर नरसंहार का लगाया आरोप। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ लगातार 10 दिनों से जंग जारी। कई शहरों में दोनों तरफ से हो रही भारी बमबारी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी खबर आई है। एम्स्टरडैम के बाद ऑस्ट्रेलिया में इस्राएली नागरिकों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस्राएली सिनेगॉग यानी कि प्रार्थना स्थल पर 2 नकाबपोश लोगों ने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे 2 नकाबपोश लोगों ने यहाँ पर आग लगा दी थी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए श्रद्धालु यहूदी वहां से भागने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकाब पहने 2 लोगों ने प्रार्थना स्थल का पहले दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही अंदर एक कुछ तरल पदार्थ यानी कि ज्वलनशील लिक्विड फेंक कर आग लगा दी। घटना के बाद लोग पीछे के दरवाजे से भागते हुए नजर आए। इस घटना में एक यहूदी झुलस भी गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस घटना में प्रार्थना स्थल को भी बहुत नुकसान हुआ है। यहूदियों के इस प्रार्थना स्थल में दरअसल नियमित रूप से रात भर प्रार्थना होती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस हमले की तुरंत निंदा करते हुए इसे यहूदी विरोधी घटना करार दिया है। अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी या किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने फिलहाल इसे आतंकवादी घटना मानने से इनकार कर दिया है। जिन 2 नकाबपोशों ने यहूदी प्रार्थना स्थल में आग लगा दी थी उनकी तलाश की जा रही है। हमास युद्ध विराम को लेकर भी बड़ी खबर है दोस्तों। बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले मिस्र ने फिलिस्तीन में युद्ध पूरी तरह से खत्म करने के बजाय सीजफायर का प्रस्ताव अब रखा है। ये प्रस्ताव 60 दिनों का होगा, जिसके तहत बंधकों को किश्तों में रिहा किया जाएगा, यानी कि थोड़े थोड़े करके रिहा किया जाएगा। सबसे पहले महिलाएं, बच्चों और बुजुर्ग लोगों को रिहा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 33 के करीब है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए इस्राएल तो तैयार है, लेकिन हमास की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता चुकी हूं कि हमास ने बंधकों की रिहाई को लेकर पहले से ही ये बात कही है कि जब तक गजा में पूरी तरह से युद्ध विराम नहीं होता है, पूरी तरह से युद्ध नहीं रुकता है, तब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ये बताया गया था कि ये प्रस्ताव इस्राएल का है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई है। अब इस प्रस्ताव को तैयार करने में तुर्की का भी कोई हाथ नहीं है। मिस्र की तरह कतर भी दोस्तों बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था, लेकिन वो इससे अलग हो चुका है। हालांकि कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी कि कतर मीडिएटर बनने के लिए तैयार है। उसका कहना है कि इस्राएल और हमास बातचीत के लिए गंभीर दिखते हैं तो वो फिर से बिचौलिया यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
इससे पहले दोस्तों जब कतर अलग हुआ था तो उसने यही कहा था कि दोनों ही पक्ष हमास और इस्राइल सीजफायर को लेकर सीरियस नहीं है। शांति के इस प्रस्ताव में पहले के मुकाबले थोड़ा बदलाव आया है दोस्तों। पहले जहां पर 42 दिनों के लिए सीजफायर की बात कही जा रही थी, वहीं अब 60 दिनों के लिए यह सीजफायर का प्रस्ताव है। बता दें कि ट्रंप ने बंधकों की रिहाई को लेकर बड़ा बयान दिया था हाल ही में, जो कि मैंने आपको बताया था। उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे सख्त सजा मिलेगी। इस्राइल का मानना है कि ट्रंप के इस प्रस्ताव के बाद हमास पर बंधकों को रिहा करने का बहुत दबाव है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर हमास क्या नजरिया दिखाता है, क्या बात रखता है। बताया जा रहा है कि हमास के पास कब्जे में तकरीबन अभी तक 100 बंधक इस्राइल के मौजूद है। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हमास इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा, इसके लिए राजी होगा। दोस्तों अब बात एक गंभीर सवाल पर करते हैं। क्या नेतन्याहू ने हमास से बदला लेने के लिए फिलिस्तीन पर हमला किया है? गजा में पिछले 1 साल से जारी नरसंहार के पीछे नेतन्याहू का क्या मकसद है? इसका खुलासा इस्राइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोत्रिच ने खुद किया है। स्मोत्रिच ने इस बात का ऐलान किया है कि इस्राइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 24,000 से अधिक डनम यानी कि तकरीबन 5,930 एकड़ जमीन पर इस्राएली नागरिकों को बसाया जाएगा। कहते हैं दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। कुछ इसी तरह की फितरत नेतन्याहू की है, जो दुनिया के सामने ये दिखावा करते हैं कि वो 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला हमास से ले रहे हैं और फिलिस्तीन में उनकी कार्रवाई हमास के खिलाफ है, हमास को खत्म करने के लिए है। लेकिन हमास का बहाना बनाकर वो जबरन फिलिस्तीन की जमीन हड़प रहे हैं, जिससे ग्रेटर इस्राइल का सपना नेतन्याहू का पूरा हो सके। और दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है, गजा और लेबनान में इस्राइल प्रतिबंधित फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि इसको लेकर सबूत भी सामने आ चुके हैं। कई पत्रकारों ने भी दावा किया है। अल जजीरा के एक पत्रकार ने भी दावा इसी तरह का कुछ किया था, जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। और अब ईरान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाते हुए इस्राइल की निंदा करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में जहां नेतन्याहू और इस्राइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, वहीं अमेरिका भी इस्राइल के खिलाफ अब आवाज उठा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक वीडियो सामने आया है दोस्तों, जिसमें एक फिलिस्तीनी समर्थक इस्राइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट का विरोध कर रहा है। न्यूयॉर्क शहर के लेन होटल में इस शख्स ने गैलेंट को गजा और लेबनान में नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। बता दें दोस्तों आपको कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गजा में नरसंहार को लेकर नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गैलेंट आईसीसी सदस्य वाले किसी देश में होते तो अभी तक गिरफ्तार हो चुके होते, चूंकि वो अमेरिका में है, इसलिए नरसंहार का आरोप झेलने के बाद भी आजादी की सांस ले रहे हैं। अब बात सीरिया में चल रही जंग की करते हैं दोस्तों। सीरिया के हामा शहर में सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। विद्रोही लड़ाकों ने हामा के एक हिस्से पर कब्जा करने के बाद सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद की मूर्ति गिरा दी। बता दें कि हाफिज अल असद सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें कि विद्रोही लड़ाके हाफिज अल असद की मूर्ति पर थूकते हुए नजर आए थे, जो कि काफी शर्मनाक घटना थी दोस्तों हामा शहर पर दोबारा कब्जा करने के लिए SAA यानी कि सीरियन अरब आर्मी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हामा के अहम ठिकानों पर उसने फिर से कब्जा भी कर लिया है। स्पेशल फोर्सेस की 87th बटालियन के हेडक्वार्टर और हामा मिलिट्री एयरपोर्ट पर उसने फिर से अपना कब्जा जमा लिया है। ईरान और बाकी सहयोगियों की मदद से उसने पूरे हामा शहर को घेर लिया है। मारदेस, खत्ताब और हाशमिया में पैराशूट से सैनिकों की तैनाती की जा रही है ताकि जल्द से जल्द हामा को विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त कराया जा सके। बताया जा रहा है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने हामा ग्रामीण क्षेत्र के मोरेक शहर पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। STS की शाहानी यूनिट को टारगेट किया गया। ये यूनिट ड्रोन और मिसाइल हमले की जिम्मेदारी संभालती है।
सीरिया के उत्तरी होम्स पर रूसी लड़ाकू विमानों ने जबरदस्त बमबारी की है दोस्तों। एचटीएस के ठिकानों को रूसी जहाजों ने टारगेट किया और एक के बाद एक कई धमाके किए। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सीरियाई सेना कई मोर्चों पर पीछे हट रही है। विद्रोही लड़ाके सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात पर नेतन्याहू की भी पैनी नजर है और युद्ध में एचटीएस की पोजीशन को देखकर नेतन्याहू इस्राएल की दखलंदाजी पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेल अवीव में नेतन्याहू ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है जिसमें सीरिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। एक वीडियो में हामा सैन्य एयरबेस में विद्रोही लड़ाकों को दाखिल होते दिखाया जा रहा है। वहीं दोस्तों खबर यह भी है कि एचटीएस ने इराक को चेतावनी दी है कि वो युद्ध में दखलंदाजी न करे तो बेहतर है। एचटीएस चीफ और पूर्व अलकायदा कमांडर ने कहा कि इराक के कई गुट सीरिया सेना की मदद करना चाहते हैं और वो इराक बॉर्डर से सीरिया में दाखिल होने की कोशिश में है। इराकी सरकार उन्हें रोके। दोस्तों सीरिया में जारी जंग पर इस्राएली सेना का भी बड़ा बयान सामने आया है। इस्राएली सेना के मुताबिक वो चाहते हैं कि सीरिया में अल कायदा और आईएसआईएस से जुड़े गुट सीरिया सेना से लड़ते रहे। जितना वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे उनके लिए ये उतना ही फायदेमंद होगा। युद्ध में बाकी जो बच जाएंगे उससे कैसे निपटना है, इस्राएल ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों में कई नौसिखिए लड़ाके भी शामिल हैं दोस्तों, जिनका सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ विद्रोही लड़ाकों को यूट्यूब की मदद से हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश करते दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि सीरियाई सैनिकों से विद्रोहियों ने इस हेलीकॉप्टर को छीना है और अब वो यूट्यूब की मदद से इसे चलाना सीख रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर उन्होंने कब्जा कर तो लिया लेकिन इसको चलाना उन्हें आता नहीं है, जिसके लिए वो यूट्यूब का अब सहारा ले रहे हैं। मजे लेने के लिए एक यूजर ने ये लिखा है कि अगर यही आलम रहा तो हम प्लेन क्रैश के कई सारे वीडियोस भी देखेंगे। सीरिया युद्ध के दौरान विद्रोहियों के समर्थन में कई फर्जी खबरें भी खूब फैलाई जा रही हैं दोस्तों। आईएसआईएस के एक पोस्ट में ये दावा किया गया था कि होम्स के ज्यादातर इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया है। हालांकि जांच में ये पाया गया कि ये पूरा पोस्ट ही फर्जी है और आईएसआईएस से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि ये खबर पक्की है कि सीरियाई रेगिस्तानी इलाके में आईएसआईएस के लड़ाके शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इससे ज्यादा इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने अमेरिका की उस हिदायत को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सैनिकों की भर्ती की उम्र घटाकर 18 साल करने की बात कही थी। इस्राएल में सेना की भर्ती की उम्र फिलहाल 25 साल ही है। सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को अमेरिका ने सलाह दी थी कि वो इसे घटाकर 18 साल कर दे जिससे उन्हें मदद मिलेगी। हालांकि यूक्रेन ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है दोस्तों। अब रूस और ईरान से जुड़ी खबरें आपको बता देती हूँ दोस्तों। परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन रूस ने ईरान की परेशानियों को काफी हद तक कम कर दिया है। जी हाँ, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद रूस ने ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंध को और मजबूत करने पर जोर दिया है। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। आपका प्यार, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं और इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आने का। दोस्तों हर रोज मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन अगर ना आए तो आप सर्च करके भी वीडियो देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।